केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। 70 साल के ऊपर सभी सीनियर वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज दिया जाएगा और इसके तहत 5 लाख तक के बीमा की व्यवस्था है। आज हम आयुष्मान भारत के तहत 70 साल से बड़ी उम्र के करीब 6 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ जो दिया जा रहा है उसके मायने टटोलने की कोशिश करेंगे। उसके आर्थिक पक्ष क्या हैं और उसके इर्द गिर्द का जो बिटवीन द लाइन एनालिसिस है उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी चीज बन चुकी है, लेकिन बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा लेना काफी महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां बुजुर्गों का बीमा काफी महंगे प्रीमियम पर बेच रही हैं। लेकिन अब बुजुर्गों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ बीमा देने का फैसला किया है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें आय से जुड़ी कोई शर्त नहीं है, यानी लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास, परिवार चाहे जो भी हो, 70 प्लस के सारे बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का फायदा मिलेगा। इसके तहत 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल हैं। शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, जो परिवार पहले से ही आयुष्मान योजना के दायरे में हैं, उन्हें 70 पार के सीनियर सिटीजन्स के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का एडिशनल कवर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल परिवार के दूसरे सदस्य नहीं कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि बाजार में बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कितने महंगे हैं। अगर आप 71 साल के बुजुर्ग के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसका प्रीमियम कम से कम 60,000 रुपए है। बात आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की करें तो इसका 1 साल का प्रीमियम 61,124 रुपए है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा कवर 64,424 रुपए है। आदित्य बिरला कैपिटल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 60,977 का है। एचडीएफसी अर्गो की हेल्थ पॉलिसी 65,859 रुपए की है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा कवर दे रही है। यानी आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए करीब 60,000 रुपए की क्विक सेविंग देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPMJY के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। इसी कार्ड को दिखाकर वो मुफ्त इलाज ले सकेंगे। इस स्कीम के तहत देश भर में अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करवा चुके हैं। इसके तहत देश भर के चुनिंदा सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत हॉस्पिटल में भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च को भी रिडीम करने का प्रावधान है। मेडिकल टेस्ट, ऑपरेशन, दवाइयां और यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें लगभग सभी बीमारियां कवर होती हैं। हार्ट डिजीज और किडनी से जुड़ी बीमारी समेत कैंसर जैसी घातक बीमारी भी है। कुल मिलाकर कहें तो आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की लाठी बनकर काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार के। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। सर, कैसे एसेस करते हैं आप इस एक्सटेंशन को आयुष्मान भारत के, कितना फ़ायदेमंद इसे मानते हैं और आपका इसमें एनालिसिस क्या है सर शुरुआती? देखिए, आयुष्मान भारत योजना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी योजना थी। 2018 में जब इसको चालू किया, कई स्टेट्स में इस तरह की योजना चल रही थी, लेकिन भारत सरकार ने मिल के पूरे देश में 10 करोड़ परिवारों को ये स्कीम चालू की। तो उससे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन में जो ट्रीटमेंट होता है उसको कराने में सुविधा मिली। हमारे देश में बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, बट हमारे देश में बहुत सारे परिवार अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं। इस योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एम्पेनल किया गया और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर में आप इलाज करा सकते हैं। तो लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद योजना है।
12 करोड़ जो गरीब तबके के जो डिप्राइव्ड परिवार थे, जिसमें सरकार का मानना है करीब 50 करोड़ लोग कवर हो गए थे, तो उन लोगों को तो ये बेनिफिट मिल ही रहा था। लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो इनकम क्राइटेरिया में नहीं आते थे या इस गरीब क्राइटेरिया में नहीं थे, उनको भी इस योजना के तहत अभी लाभ मिल सकेगा। तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जी। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इससे वास्तव में लोगों को फायदा मिलेगा। ऑल राइट सर, बट इसके कुछ फिस्कल इम्प्लीकेशंस भी देख रहे हैं सर आप बजट पे, लॉन्ग टर्म फिस्कल फिस्कल इम्प्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एनालिसिस? देखिए, जब ये योजना चालू की थी तो उस समय बहुत लोगों को ये अनुमान था कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। मैं उस समय वित्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग का सचिव था और लोगों का अनुमान था तकरीबन 20,000-25,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो कल पीआईबी ने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा कि 8 साल हो गए और 8 साल में करीब 1 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है कुल मिला के सरकार का इस योजना पे। 8 साल में 1 लाख करोड़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 10-12 हज़ार करोड़, लाख करोड़, 10-12 हज़ार करोड़ खर्चा। वास्तव में शायद थोड़ा सा 20-1% कम है खर्चा, बट फिर भी 10-12 हज़ार करोड़ सालाना खर्च आता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है देश के लिए। अगर इससे 50 करोड़ लोगों को और लोगों को मिलके अगर 60 करोड़ लोगों को ये इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है और ट्रीटमेंट कराने की सुविधा मिलती है, तो ये मेरे ख्याल से फिस्कली कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एक पक्ष और आप देखें, जब आप फिस्कल वाली बात कर रहे हैं, जी सर। अगर आप यूँ देखेंगे 12 करोड़ परिवार हैं और अगर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो 8 साल में एक परिवार पे औसतन तकरीबन 9-10 हज़ार या 11-12 हज़ार, तो 9-10 हज़ार रुपए ही आ रहा 8 है। साल छुए हैं। पर साल में अगर लगाएं तो आप 1,000 रुपए का बेनिफिट ही हुआ है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का इवैल्यूएशन आप पॉजिटिव साइड में मान रहे हैं सर, क्योंकि फाइनेंशियल आउटले और सरकार एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे उनके हिसाब से? सरकार को इसमें कोई भारी खर्च नहीं आ रहा है। करेक्ट ये निश्चित रूप से आप मान लेना चाहिए। जी। इनफैक्ट इसके फायदे अभी पूरे लोग नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च मुश्किल से 1,000-1,1500 रुपये होता है। इसको तो एक्चुअली बढ़ना चाहिए, लोगों को ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अभी भी कुछ सर्वेज बताते हैं कि मुश्किल से 1-1.5% लोग ही जो कवरेज में हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसका प्रचार प्रसार करके इस योजना के फ़ायदे लोगों को मिलना चाहिए। एक ऑल राइट सर। चीज़ और आप देख सकते हैं जी सर। कि ये सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज होता है। बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा खर्चा लाइफ रेगुलर मेडिसिन वगैरह पे होता है, वो इसमें कवरेज नहीं है। अगर वृद्ध सीनियर सिटीजन को ये स्कीम थी तो इसका भी शायद प्रावधान कर देते कि भाई जो आपकी रेगुलर मेडिसिन हैं उस पर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, इसमें फंडिंग और एलोकेशन का भी कुछ है क्या, क्योंकि आप इससे जुड़े भी रहे इस प्रोसेस से? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट में कुछ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक्सपैंडेड कवरेज में, या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटर का ही है इसमें? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा खर्चा नहीं है। अच्छा। 60-40 के हिसाब से ये स्कीम चलती है। हाँ। केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 90-10 है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें तो कोई बाधा नहीं देख रहे हैं सर अब आप? नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं, बल्कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको बढ़ा के, जैसे राजस्थान में 25 लाख प्रति परिवार करने का निर्णय किया था। कुछ और स्टेट्स हैं तो अच्छा, ये इसी का ही एक वो बढ़ा के दे रहे हैं सर, वो अलग से उनका नहीं है? हाँ। अच्छा, ओके। इसके ऊपर आप बिल्ड कर दीजिए कि भाई आपको कवरेज, अगर ज़्यादा आपका खर्चा आता है तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख
सालाना खर्चा परिवार के लिए कम पड़ता है, तो आप उसमें ज़्यादा कवरेज भी दे सकते हैं। ज़्यादा कई डिजीज़ेज़ अगर कवर्ड नहीं हैं, उसकी डिटेल्स में जाने के लिए वक्त नहीं है, जी जी। तो आप उन मेडिसिन्स को भी कवर कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कुछ अगर स्टेट्स जो हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी कोई बेनिफिट देना चाहते हैं, तो अगर दें तो उससे खर्चा बढ़ जाएगा, बट वो भारत सरकार के अलावा होगा। एब्सोल्युटली सर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो आता है वो ये है कि जो आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का समय रहते निदान, अब इसमें हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट, फिर आगे हमारी ए प्रोडक्टिव एज के इश्यूज आ रहे हैं, 2050 तक हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डायनामिक्स है उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी सर। तो तब तक जब इसके रियल बेनिफिट्स होंगे हमारे, तब तक आयुष्मान भारत स्कीम की एक सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अप्रोच कैसी होनी चाहिए सर? देखिए, सस्टेनेबिलिटी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। दुनिया में 3 मॉडल हैं। एक तो मॉडल ये है कि पूरी की पूरी हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट की सुविधा जो है वो सरकार ही देती है। जैसे आप यूके में चले जाइए, तो वहाँ जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो पूरा ट्रीटमेंट आपको देती है फ्री। उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आता है। दूसरा अमेरिकन टाइप का मॉडल है जिसमें वो इंश्योरेंस को पेमेंट करने में मदद देते हैं, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो मेडिसिन्स की और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। करीब 10 गुना से ज़्यादा कॉस्ट वहाँ आती है, अगर आप अपने यहाँ से कंपैरिजन करें। तो हमारा जो मॉडल है उस मॉडल में काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि सरकार ने ये जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट तय कर रखी है हॉस्पिटल्स के लिए, वो काफ़ी सोच समझ के और कम की हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो रिफ्लेक्टेड है। जैसे मैंने कहा, अगर आपका 10-12 हज़ार करोड़, लाख करोड़, 10-12 हज़ार करोड़ ही खर्चा सालाना इस पे पूरी स्कीम सेंटर और स्टेट का मिला के आती है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश की पॉपुलेशन और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए। ऑल राइट सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा, इस तरह की स्कीम्स के एक्सपेंशन को ओवरऑल जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है हमारा, उसकी दिशा में आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि 2 रास्ते, जैसे आपने भी बताए, 2 रास्ते होते हैं कि साहब एक तो आप अपना पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, और दूसरा ये है कि साहब इस तरह की स्कीम्स में सब्सिडीज़ या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का हिस्सा बढ़ाकर थोड़ा दूसरी तरफ से आप मदद कीजिए। तो आपको बेटर अप्रोच किस तरह की लगती है सर? और ओवरऑल हेल्थ केयर जो स्थिति है हमारे इकोसिस्टम, वो ठीक जा रहा है या वहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत है सर? देखिए, सबसे बेहतर चीज़ तो ये हो कि अगर पूरी की पूरी प्राइमरी हेल्थ और कुछ हद तक सेकेंडरी हेल्थ सरकार अपने हॉस्पिटल्स के माध्यम से प्रोवाइड करे। ओके। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है, हमने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए और ये जो पूरी हेल्थ सेक्टर में खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है। उसकी रीच कम है, उसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और ये सब, उसके कारण से देश में बहुत सारा ट्रीटमेंट और बहुत सारा मेडिकल अटेंडेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी देश की स्थिति में हमें केवल एक्सक्लूसिवली पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं या जाना चाहिए। हमें पूरी बढ़ावा देना चाहिए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ सेक्टर में, और उसका करने का तरीका यही है कि अगर आप इंश्योरेंस के जरिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट दे दें तो वो अपना एक्सपांशन कर सकेंगे। सो आई थिंक हमारा मॉडल उचित है और इसी मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे सार गर्भित रूप में आपने इस पूरे मुद्दे को समझाया। इनफैक्ट आयुष्मान भारत को लेकर शायद इसके जो आर्थिक और थोड़ा भविष्य के जो पक्ष हैं, पॉलिसी जो पक्ष हैं, सस्टेनेबिलिटी के पक्ष हैं, उन पर इतनी शायद बात नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको आमंत्रित करके हम उन पक्षों को भी उजागर करें। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है सर हमें इसके पर्सपेक्टिव को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू दीपक, थैंक यू।